वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। फंक्शन ऑफ स्टमक या फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस है उसके क्या फंक्शन होते हैं, या आप इसको स्टमक के फंक्शन में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग देखने वाले हैं कि फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो जो गैस्ट्रिक जूस है वो क्या करता है। ठीक, तो पहला जो फंक्शन है डाइजेस्टिव फंक्शन। पहला जो फंक्शन है डाइजेस्टिव फंक्शन। अब गैस्ट्रिक जूस स्टमक से निकलता है और जो गैस्ट्रिक जूस करेगा वो स्टमक करेगा, इसलिए दोनों में आप इसको लिख सकते हैं। यदि एग्जाम में यदि आपको आ गया फंक्शन ऑफ स्टमक तो आप ये लिख दें आप, ठीक है। और ये एग्जाम में आ गया फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस तब भी आप ये लिखते हैं। तो पहला फंक्शन है डाइजेस्टिव फंक्शन। हमारा जो स्टमक होता है उसमें हमारा जो स्टमक होता है उसमें आपकी बताया था मैंने इम्पॉर्टेंट यहाँ पर। यदि हम इस स्टमक की इस लेयर को देखेंगे, इस वॉल को देखेंगे तो वो 4 लेयर मिलती है। हमने बात की थी, सबसे बाहर होती है सीरस, जैसे हम पेरिटोनियम बोलते हैं। उसके अंदर होती है कौन सी, मसल्स वाली। उसके अंदर होती है म्यूकस वाली, सब म्यूकस जिसे बोलते हैं। और सबसे अंदर की ओर जो होती है वो होती है कौन सी, आपकी म्यूकोसा लेयर या म्यूकस लेयर होती है। ठीक है, इस म्यूकस लेयर के ऊपर आपकी सेल प्रेजेंट होती हैं और उस सेल का नाम होता है एपिथेलियल सेल्स। कौन सेल होती है यहाँ पर, सरफेस एपिथेलियल सेल्स होती हैं। ठीक है, सरफेस एपिथेलियल सेल्स होती हैं। और इनके बीच में ही, यहाँ बीच में ही, इस म्यूकोसा सेल के बीच में ही स्पेसिफिक टाइप की ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, और वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनमें स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक, तो हम पहले बात करते हैं चीफ सेल। यहाँ पर होती है चीफ सेल, जो क्या प्रोड्यूस करता है। इस चीफ सेल में स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक ग्रेन्यूल होता है, जिसे हम जाइमोजन ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। और उस ग्रेन्यूल में स्पेसिफिक टाइप का सब्सटेंस रिलीज करता है, इसका नाम होता है पेप्सिनोजन। क्या नाम होता है उसका, पेप्सिनोजन। तो जो स्टमक की जो चीफ सेल्स होती हैं या जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं जिनमें चीफ सेल होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोल दें या चीफ सेल्स बोल दें, तो जो चीफ सेल्स होती हैं ये जो क्या करती हैं, पेप्सिनोजन को रिलीज करती हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहीं पर स्टमक में ये इसी पार्ट में एक और ग्लैंड होती है, जिसमें एक और सेल होती है, जिसे हम बोलते हैं पैराइटल सेल्स। जिसे हम क्या बोलते हैं, पैराइटल सेल्स। और वो रिलीज करती है HCl। वो क्या रिलीज करती है, HCl। तो पैराइटल सेल भी रिलीज, पैराइटल सेल क्या निकालती है, HCl निकालती है। और हमारी बॉडी में जो पेप्सिनो, जो आपका चीफ सेल है वो क्या निकालती है, पेप्सिनोजन निकालती है। ये जो पेप्सिनोजन है ये जैसी HCl के कांटेक्ट में आता है, ये HCl जैसी पेप्सिनोजन के कांटेक्ट में आएगा, मतलब एक दूसरे से दोनों मिलेंगे, तो जैसी पेप्सिनोजन HCl के कांटेक्ट में आता है, पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल जाता है। कहीं बदल जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है। कहीं बदल जाता है, पेप्सिन बदल जाता है। और जो पेप्सिन होता है इसका काम होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के जैसे। ये कैसे काम करता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के रूप में काम करता है या एंडोपेप्टाइडेज के रूप में काम करता है। जो पेप्सिन होता है ये क्या करता है, जब ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है तो ये काम करता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के रूप में, या हम बोलेंगे काम करता है एंडोपेप्टाइडेज के रूप में। एग्जैक्टली ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन खाता करता है। जब भी आप कोई प्रोटीन खाएंगे तो जो प्रोटीन है वो अंदर जाता है और उस प्रोटीन पे वन एंड ओनली एक ही एंजाइम काम करता है। उस एंजाइम का नाम होता है पेप्सिन, जो प्रोटीलाइटिक एंजाइम है, जो एंडो पेप्टाइडेज एंजाइम है, जो प्रोटीन को, हमारे फूड प्रोटीन को तोड़ता है काय में, एमिनो एसिड में एंड पेप्टाइड्स में। आप जो भी प्रोटीन खाते हैं, चाहे दूध ले लें, चाहे दाल ले लें, चाहे एग ले लें, चाहे आप नॉनवेज ले लें, कोई भी प्रोटीन हमारी बॉडी में जाता है तो वो हमारे स्टमक में पहुंचता है। पेप्सिन तैयार रहता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन से मिलता है, प्रोटीन को तोड़ता है एमिनो एसिड्स में एंड काय में तोड़ता है, पेप्टाइड्स में तोड़ता है। क्योंकि बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा और क्या बनाते हैं, प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। जो हम प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन के मॉलिक्यूल में बहुत सारे एमिनो एसिड्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा। लेकिन हमारा जो इंटेस्टाइन है वो सिर्फ एमिनो एसिड्स को एब्जॉर्ब कर पाता है, सिंगल एमिनो एसिड को एब्जॉर्ब कर पाता है, वैसे ग्रुप के एमिनो एसिड्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है।
इसलिए हमारी बॉडी ने नेचुरली हमारे स्टमक में एक प्रोटीन, एक एंजाइम दिया, इसका नाम होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन को तोड़ता है, स्मॉल मॉलिक्यूल मतलब एमिनो एसिड्स में तोड़ता है। ठीक, आगे बात करेंगे। पेप्सिन जो है एक्टिव है, एग्जैक्टली जो पेप्सिन होता है वह HCl से बन रहा है, लेकिन जो ऐसा पेप्सिनोजन पेप्सिन में तभी कन्वर्ट होता है, या बोलेंगे जो पेप्सिन जो है प्रोटीन को तभी तोड़ता है जब उस प्रोटीन को, मतलब उस पेप्सिन को एक्टिव रखने के लिए वहां जो HCl निकला है उसका जो pH है वो 1 से 3, मतलब जहां पर आपके स्टमक में यहाँ पहुंचा प्रोटीन, इससे कौन मिला, पेप्सिन मिला, ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। ये तभी तोड़ पाता है, ये तभी एक्टिव होता है जब यहाँ का pH 1 से लेके 3 के बीच में होता है। ठीक, तो इसका मतलब है हमारा जो स्टमक है वहाँ का जो pH है 1 से लेके 3 हो सकता है, होता है। क्यों होता है? क्योंकि पेप्सिन को पेप्सिनोजन से पेप्सिन में बदलना है, और ये जो पेप्सिन है तभी प्रोटीन को तोड़ पाता है। तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्सिन को एक्टिव बनाना पड़ेगा, और पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए वहाँ का pH हमें कितना चाहिए, 1 से लेके 3, 1 to 3 pH होगा, तभी पेप्सिन एक्टिव होगा, तभी प्रोटीन टूटेगा, तभी आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होगा। यदि वहाँ का pH चेंज हो जाएगा तो आपका प्रोटीन कभी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, प्रोटीन कभी टूट नहीं पाएगा, pH कभी चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यदि pH वहाँ का मोर देन 5 हो गया, यदि वहाँ का pH 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो जो पेप्सिन है वो एक्टिव नहीं होगा, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं। आप देखते होंगे, अभी आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आप देखते होंगे अपने आजू बाजू कुछ लोग मन चाहे एंटासिड दवा खा लेते हैं। एंटासिड दवा वो होती है जो एसिड लेवल को कम करती है। अब एसिड लेवल को कम करती है, इसका मतलब जब हम वो खाएंगे तो हमारे स्टमक में जाएगा, और वो जो एसिड है जिसका pH 1 से लेके 3 होना चाहिए नॉर्मली प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए, यदि आप वो दवा खाएंगे तो वो क्या कर देगा, बिना डॉक्टर की सलाह के दवा खाएंगे तो जो दवा अंदर जाएगी, और जो आपका एसिड है उसके pH को, एंटी एसिड वाली है मतलब एंटी एसिड है, मतलब एसिड के को कम करने वाली, मतलब एसिड के pH को बढ़ाने वाली है। मतलब जो एसिड का जो pH नॉर्मली 1 से 3 होना चाहिए, वो जो दवा है जाकर उस एसिड के pH को 7-8 कर देती है, 6 कर देती है, 5 से ज़्यादा कर देती है। और जैसे ही 5 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब है वो दवा जो है हमारे प्रोटीन डाइजेशन को खराब करने वाली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं कई बार देखता हूँ कि पेशेंट एंटासिड खा के खाता रहता है, मन चाहे खाता रहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि एक प्रकार से वो अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन डाइजेशन को रोक रहा है। क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ का pH को 1 से 3 मैनेज करना पड़ेगा। आप जो अभी नॉर्मल हेल्दी लाइफ में हमारा स्टमक का जो pH है, वहाँ पर जो सरफेस का जो pH है यहाँ पर वो कितना होता है, 1 से 3 होता है, ताकि पेप्सिन एक्टिव रहे और वो प्रोटीन क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 1 से लेके 3 के बीच में पेप्सिन एक्टिव रहेगा, और जैसे ही उसका pH 5, 6, 7 होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन भी यहाँ से आपका बनता है कि कौन से pH में पेप्सिन एक्टिव होता है। वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड में 1 से 3 में, और यदि आपका वो pH 5, 6, 7, 8 बढ़ता गया, ऐसा मोर देन 5 हो गया, तो वो कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है। पहला जो फंक्शन है डाइजेशन फंक्शन है, और वो कौन सा है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। किसका डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन डाइजेशन करता है। कौन करता है, पेप्सिन करता है। क्यों करता है, क्योंकि पेप्सिनोजन से पेप्सिन बन रहा है। कौन बना रहा है, HCl बना रहा है। HCl होगा तो पेप्सिन काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। आगे देखते हैं, एक आता है शॉर्ट नोट्स में कभी APM, एसिड पेप्सिन मिक्सचर, कई बार शॉर्ट में आता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बीच में आपको बता रहा हूँ। एसिड पेप्सिन मिक्सचर APM। ठीक है, एसिड पेप्सिन मिक्सचर मतलब क्या हो गया कि एसिड मतलब हो गया आपका HCl, पेप्सिन मतलब हो गया पेप्सिन। ठीक है ना, तो आप जब भी हम एसिड पेप्सिन APM बोल रहे हैं, एसिड पेप्सिन मिक्सचर बोल रहे हैं, इसका मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें पेप्सिन एक्टिव है, जिसमें पेप्सिन एक्टिव है, जिसका pH 1 से 3 मैनेज हो रहा है, और जो प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। जब भी हम APM बोलेंगे, APM वहाँ पर
एसिड मतलब HCl है, पेप्सिन मतलब पेप्सिन है, मिक्सचर है। लेकिन एग्जैक्टली किसके लिए यूज होता है ये एग्जैक्टली कि ऐसा मिक्सचर, ऐसा एसिड पेप्सिन मिक्सचर जो जिसमें पेप्सिन एक्टिव है, जिसमें pH 1 से 3 है और जो प्रोटीन डाइजेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, इसमें एक्टिव पेप्सिन होता है, ठीक है। इसके अलावा अपन देखा था अभी, सेकंड देखेंगे जो HCl है वो तो पेप्सिन बना रहा है, लेकिन जो HCl अपने आप में भी क्या है, एग्जैक्टली क्या करता है, पार्शियली क्या करता है, हाइड्रोलेज रूप में काम करता है। हाइड्रोलेज या क्या करेंगे, हाइड्रोलेज लाइक फंक्शन करता है, किसको, स्टार्च, स्टार्च पे काम करता है, हाइड्रोलाइज करता है उसको, ठीक है ना। लेकिन मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन का है। आगे बात करेंगे, सेकेंड फंक्शन है एंटी माइक्रोबियल फंक्शन। स्टमक का दूसरा फंक्शन क्या है, एंटोमाइक्रोबियल फंक्शन है, या गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन क्या है, एंटी माइक्रोबियल फंक्शन। कैसे, आपको बता दें, जो भी आप खाना खा रहे हैं, तो बाहर जो भी आप खा रहे हैं वो एकदम से हाइजीनिक नहीं होता है, स्टेराइल नहीं होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे गॉड ने क्या कर दिया है, जो आप खा रहे हैं, क्योंकि एयर में तो बैक्टीरिया वायरस उड़ रहे हैं, नाइट्रोजन उड़ रहे हैं, आप जब समोसा खा रहे हैं तो एयर के कॉन्टेक्ट में तो आ रहा है, जैसे आप समोसा खाएंगे तो साथ में आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी चला जाएगा, मतलब आपका जो फूड है वो स्टेराइल नहीं होगा। तो जब हमारी बॉडी में जाता है, लेकिन हमारी हर बॉडी में वो इन्फेक्शन तो प्रोड्यूस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में एंटी माइक्रोबियल फंक्शन होता है। एंटी माइक्रोबियल फंक्शन किसके पास है, स्टमक के पास है। स्टमक के पास क्यों है, क्योंकि उसके पास गैस्ट्रिक जूस है। गैस्ट्रिक जूस के पास क्यों है, क्योंकि उसके पास HCl है, क्योंकि HCl जो है उसका जो pH है 1 से 3 है, तो हाईली एसिडिक होता है। ये हाईली एसिडिक नेचर होने के कारण जो भी फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में गए हैं वो हाईली एसिडिक मतलब 1 से 3 pH वाले एसिड के संपर्क में आएंगे और उसे क्या कर देगा, वो जो है एसिड जो है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देगा, किल कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा। तो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी दिखाएगा। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि क्या स्टमक में गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस में HCl है। HCl क्या है, हाईली एसिडिक नेचर का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होता है, 1 से 3 pH होता है, जो आपके फूड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए उनको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, किल कर देता है, ठीक है। वही बताया है कि ये आपका एसिड जो है वो HCl जो है किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जिस कारण से जो खाना जो आपके स्टमक से आगे की ओर बढ़ता है, इंटेस्टाइन की ओर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वो एग्जैक्टली कैसा होता है, स्टेराइल होता है, ठीक। आपने खाना लिया, यहाँ आया, आगे जाएगा यहाँ तक, यहाँ जो खाना होगा वहां पर क्या होगा, HCl मिलेगा, और यहाँ पे जो बैक्टीरिया होंगे या जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर देगा, और जब ये खाना आगे मूव होगा वो कैसा होगा, स्टेराइल होगा, क्योंकि यहाँ के जो माइक्रोऑर्गेनिज्म को किसने किल कर दिया, HCl ने किल कर दिया, ठीक। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी में ये एंटी माइक्रोबियल फंक्शन करता है, स्टमक, गैस्ट्रिक जूस, एग्जैक्टली HCl। अब आपको एक और चीज बता दूं मैं, यदि कोई बिना डॉक्टर के एंटासिड खा रहा है, लगातार एंटासिड खा रहा है, ठीक है, लगातार एंटासिड खाएगा, तो क्या कर देगा, वो क्या करेगा, फिर से आपके जो HCl का जो pH 1 से 3 होना चाहिए वो नहीं होगा, हो सकता है उसका pH 6 हो जाए, उसका pH 7 हो जाए, जिस कारण से यदि आपने जो खाना खाया है उसमें जो बैक्टीरिया आ रहा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, वो मर नहीं पाएगा, और मर नहीं पाएगा तो वो हमारे आगे की ओर बढ़ेगा, और आगे जाकर आंतों में नेक्स्ट जो आपके इंटेस्टाइन्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती हैं, एंड जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन्स होती हैं, वहां जाके इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। तो जो लगातार आपके आजू बाजू जो एसिड्स एंटासिड ड्रग खाते हैं, तो उसका ये साइड इफेक्ट हो सकता है कि जो आपकी बॉडी के HCl के pH को 5, 7, 6 ये कर देगा, जिस कारण से वो जो आपके फूड में माइक्रोऑर्गेनिज्म आ रहा है उसको वो HCl नहीं मार पाएगा, जिस कारण से वो जो आपके जो माइक्रोऑर्गेनिज्म वो आगे की ओर मूव करेंगे और आगे जाके क्या कर देंगे, आपके अंदर डिजीज प्रोड्यूस कर देंगे। कॉमनली बैक्टीरिया होता है H पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसके अलावा होते हैं आपके टाइफाइड बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला टाइफी, इसके अलावा जो आपको इंटेस्टाइन में जो पैरासाइटिक डिजीज होती हैं, अमीबा, अमीबियासिस, डिसेंट्री, वो वाले जो पैरासाइट्स होते हैं उनको भी ये इजीली अंदर जाने देता है। कौन, हमारा HCl, क्योंकि उसका pH कैसा हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया है, क्योंकि आप बिना डॉक्टर के पूछे एंटासिड खा रहे हैं, ठीक है। यदि आप एंटासिड खाएंगे तो प्रोटीन डाइजेशन भी खराब हो जाएगा,
और साथ में आपकी जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कुल मिला के आप अपने घर को, अपनी बॉडी को, अपने पेट को बीमारी का घर बना रहे हैं, क्योंकि आप अपने बॉडी की जो डिफेंस प्रोसेस है, प्रोटेक्टिव प्रोसेस है, उसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये होता है। आगे बात करेंगे, तीसरा जो फंक्शन होता है इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। तीसरा कौन सा फंक्शन होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल फंक्शन ये हो गया, बैक्टीरिया वायरस किल करने वाला। अगला होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, तो स्टमक में किल करने वाला। अगला होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, तो स्टमक में प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, या स्टमक का जो गैस्ट्रिक जूस है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है। जब भी आप खाना खाते हैं तो क्या होता है, जो आपका फूड है वो आपका ऐसा जाएगा अंदर, अंदर जाएगा। तो जब आप फूड खाते हैं तो वो जब अंदर मूव करता है तो हो सकता है कि आपकी यहाँ की जो म्यूकोसा होती है उसको डैमेज कर सकता है। जब खाना आगे मूव करता है तो कई बार क्या हो सकता है, खाने के फ्रिक्शन के कारण क्या हो सकता है, आपकी मेम्ब्रेन क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो पहला आपको मिल सकता है, ठीक है, दो टाइप की इंजरी मिलती है। मैकेनिकल इंजरी मिलती है ड्यू टू रबिंग ऑफ फूड। जो आपका फूड है यदि वो रगड़ के जा रहा है, रब होके जा रहा है, तो हो सकता है कि आपके स्टमक की मेम्ब्रेन रब हो जाए, टूट जाए, इंज्योर्ड हो जाए। तो पहला आपके खाने से, आप जो भी खा रहे हैं उससे आपके स्टमक को इंजरी हो सकती है, मैकेनिकल इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो उस मैकेनिकल इंजरी से हमारी बॉडी को बचाता है, हमारा स्टमक अपने आप को बचाता है, गैस्ट्रिक जूस की हेल्प से बचाता है। कैसे बचाता है अभी आगे देखेंगे। एंड सेकंड क्या होता है, ऑटो डाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। और आपको बताया मैंने कि सबसे अंदर लेयर होती है कौन सी, आपकी एपिथेलियल सेल। जस्ट वो किसके ऊपर है, म्यूकोसा के ऊपर है। तो ये जो म्यूकोसा लेयर, जो एपिथेलियल सेल लेयर होती है, ये कैसे हो जाती है, डाइजेस्ट हो सकती है, अपने आप डाइजेस्ट हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाईली एसिडिक HCl है। हाईली क्या है, एसिडिक HCl है, उस कारण से वो म्यूकोसा डैमेज हो सकती है। ठीक है, आपकी जो म्यूकोसा जो लेयर अंदर वाली वो डैमेज हो सकती है, लेकिन तब भी नहीं होती क्योंकि हमारी बॉडी इसको बचाती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में दो टाइप की इंजरी हो सकती है। खाना खाने जो हम फूड ले रहे हैं उससे स्टमक की मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो सकती है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है रप्चर हो सकती है। और दूसरा, मेम्ब्रेन डाइजेस्ट हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं ऑटो डाइजेशन। लेकिन दोनों नहीं हो पाते हैं। कैसे नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि मैकेनिकल इंजरी से हमारी बॉडी को कैसे बचाता है। मैकेनिकल इंजरी से मतलब जो हम खाना खा रहे हैं उसकी रगड़ से हमारी म्यूकोसा सेल को, या म्यूकोसा लेयर को, या म्यूकस लेयर को, या म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर को कैसे बचाता है हमारा स्टमक या हमारा गैस्ट्रिक जूस। आपको बता दूं कि जो हमारी म्यूकोसा लेयर होती है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक सेल होती है, एपिथेलियल सेल होती है। मैं आपको बताते आ रहा हूँ इसके पहले भी। तो जो आपकी अंदरूनी सबसे अंदर की जो लेयर होती है म्यूकोसल लेयर होती है। म्यूकोसल लेयर के ऊपर क्या होती है, एपिथेलियल लेयर होती है। और जो एपिथेलियल लेयर होती है वो निकालती है विस्किड म्यूकस, और जिसकी मोटाई होती है लगभग 2 mm की, लगभग 2 mm की होती है। तो जो ये एपिथेलियल सेल्स हैं जो लगातार क्या निकाल रही हैं, गाढ़ा म्यूकस, विस्किड म्यूकस निकाल रही हैं, जिसकी मोटाई कितनी है, 2 mm की होती है। तो जैसे यहाँ पर खाना आता है आपका, तो वो क्या होता है, वो डायरेक्टली इस के संपर्क में नहीं आ पाता है, क्योंकि ये जो 2 mm का जो म्यूकस लेयर है वो क्या करता है, इसको बचा लेता है। ठीक है, 2 mm का जो म्यूकस लेयर है वो क्या करता है, इसको बचा लेता है। तो इम्पोर्टेंटली आपको याद रखना है कि हम जो खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, क्योंकि खाने के रगड़ से चोट लग सकती है। लेकिन वो चोट हमें इसलिए नहीं लगती है, हम बच जाते हैं, क्योंकि हमारे जो म्यूकोसा लेयर है उसके ऊपर है जो सरफेस एपिथेलियल सेल होती है वो लगातार म्यूकस निकालती रहती है। और वो म्यूकस जो होता है वो 2 mm की थिकनेस वाला लेयर फॉर्म करता है, जिस कारण से जो खाना आपके स्टमक में आता है तो वो रबिंग पैदा नहीं कर पाता है और आपके म्यूकोसा लेयर को डैमेज होने से बचा लेता है। ये तो होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार क्या होता है, ये आपकी जो म्यूकोसा लेयर है वो डैमेज हो जाती है। इसके बावजूद भी क्या होता है, कई बार जो होती है म्यूकोसा लेयर आपकी डैमेज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि लगातार वहाँ मूवमेंट होता रहता है आपके स्टमक में। तो कई बार क्या होता है, मूवमेंट के कारण क्या होता है,
कुछ एरिया का जो 2 mm की थिकनेस है वो कैसे जाती है, डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। और उस दौरान कई बार धोखे से वहां पर आपकी रबिंग हो जाती है और आपकी म्यूकोसा डैमेज हो जाती है। लेकिन 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 लगातार वहां पर क्या होता है, मूवमेंट के कारण क्या होगा, स्पेस में आपकी जो 2 mm की थिकनेस वो भी चले जाएगी, लेकिन उसी मूवमेंट के कारण क्या होगा, अगले पल में फिर से वहां पर 2 mm की लेयर आ जाएगी, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है। तो कई बार आपकी जो लेयर है 2 mm की गायब हो जाती है, फिर तुरंत आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार आपको आपको स्टमक में अल्सर वगैरह मिल सकते हैं या डैमेज आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारी बॉडी की जो डिफेंस प्रोसेस होती है, वो 2 mm की जो विस्किड म्यूकस लेयर होती है, उस कारण से हमारी बॉडी में, स्टमक में, म्यूकोसल लेयर में जो आपकी कौन सी डैमेज, मैकेनिकल इंजुरी जो खाने से हो रही है वो नहीं हो पाती, क्योंकि 2 mm की म्यूकस लेयर होती है जो एपिथेलियल सेल्स प्रोड्यूस करती है, जो म्यूकोसा लेयर के ऊपर होती है। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी को बचाती है। अगली हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो बात करेंगे, सेकेंड, ऑटो डाइजेशन। अगला जो है, आपकी बॉडी में जो म्यूकोसल सेल है वो डाइजेस्ट हो सकती है, ऑटो डाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो वो डाइजेशन क्यों नहीं हो पाता है, किस कारण से डाइजेशन आपको यहाँ नहीं मिल पाता, या जो आपकी जो एपिथेलियल सेल है ये भी डाइजेस्ट हो सकती है, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। मतलब ऑटो डाइजेशन से हमारा जो स्टमक है बचा रहता है, मतलब हमारा जो गैस्ट्रिक जूस हमारी सेल को डाइजेस्ट करने से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। डाइजेस्ट कर सकता है क्योंकि वहां पर HCl है, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, आपको बता दूं कि ये जो 2 mm की थिकनेस है, इसके ऊपर जो pH होता है, यहाँ पर जो pH होता है वो 1 से 3 होता है। क्या होता है यहाँ पर, 1 से 3 होता है। और यहीं पर क्या होता है, आपका पेप्सिन काम करता है, प्रोटीन को तोड़ता है और एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक। जब ये एसिड नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर यहाँ अंदर की ओर जाता है, नीचे की ओर मूव करता है, ये लेयर को नीचे मूव करता है, तो आपको बता दूं कि जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं ये म्यूकस रिलीज करती हैं, और साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज रिलीज करती हैं जिसका नाम होता है बाइकार्बोनेट, ठीक। फिर आपको बता दूं कि जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो दो, जो आपकी एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, म्यूकस रिलीज करती हैं और साथ में बाइकार्बोनेट भी रिलीज करती हैं, ठीक है। तो 2 mm की थिकनेस तो बना दी किसने, विस्कड म्यूकस ने बना दी, और साथ में यहाँ पर भरा हुआ क्या है, आपका बाइकार्बोनेट भरा हुआ है बहुत सारा। तो जैसी HCl नीचे आता है, और जैसे HCl नीचे आएगा तो वो क्या करेगा, इस बाइकार्बोनेट से मिलेगा, और जैसे ही बाइकार्बोनेट HCl आपस में मिलते हैं तो ये जो है HCl को बाइकार्बोनेट मिलेगा, या बाइकार्बोनेट जो HCl से मिलेगा तो फाइनली क्या करेगा, वो वहां पर CO2 फॉर्म कर देगा, और CO2 फॉर्म करके वहां का जो pH है वो कैसा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस 2 mm के ऊपर कितना था, 1 से 3 pH था, मतलब हाईली, यदि ये pH वाला एसिड यहाँ पर आ जाएगा तो डाइजेस्ट कर देगा। लेकिन क्या होता है, जो जैसे HCl नीचे आता है तो यदि वो 2 mm की थिकनेस को क्रॉस करके नीचे की ओर आएगा तो नीचे पे कौन पड़ा हुआ है, म्यूकस के साथ वहां पर वो क्या पड़ा हुआ है, आपका बाइकार्बोनेट पड़ा हुआ है। जो बाइकार्बोनेट है वो HCl को CO2 में कन्वर्ट कर देता है HCl से मिलकर, और जैसे CO2 बनती है तो वहां पर जो pH है वो कितना हो जाता है, 7। और जैसे 7 pH हो जाता है मतलब pH कैसा हो गया, न्यूट्रल pH हो गया, और जिस कारण से आपकी एपिथेलियल सेल्स एंड म्यूकोसल लेयर जो है डैमेज नहीं हो पाती हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं हमारे HCl के द्वारा। तो हमारा जो HCl है वो हमारी म्यूकोस लेयर को, हमारी एपिथेलियल सेल को डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसी HCl नीचे घुसता है, अंदर जाएगा 2 mm की म्यूकोसल लेयर, वो म्यूकस की लेयर को क्रॉस करके, तो नीचे कौन पड़ा हुआ है, इस एपिथेलियल सेल से निकलने वाला बाइकार्बोनेट पड़ा हुआ है। ये बाइकार्बोनेट जो होता है वो HCl और दोनों आपस में मिलेंगे, CO2 फॉर्म होगा, और वहां का जो pH है वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और जैसी pH यहाँ का न्यूट्रल होगा तो HCl भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और साथ में यदि वहां पेप्सिन भी आ रहा है, क्योंकि पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन डाइजेशन का, और हमारी सेल काय की बनी है, प्रोटीन की बनी है। लेकिन जो पेप्सिन भी नीचे आएगा वो इनएक्टिव हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि यदि ऐसा pH जहां
मतलब ऐसा पेप्सिन जो है जहाँ का पीएच 5 के ऊपर होता है, 5, 6, 7 पीएच होगा, वहाँ पर पेप्सिन कैसा हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। पेप्सिन को एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए पीएच? 1 से 3 पीएच चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो पेप्सिन आया है, यहाँ पर जो HCl आया है, उसका जो पीएच है, एग्जैक्टली हम बोलेंगे यहाँ का जो पीएच कितना हो गया है? 7 हो गया है। और जो पेप्सिन यदि यहाँ पर आया भी है और इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश भी करेगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का पीएच क्या है? 7 हो गया है, न्यूट्रलाइज हो गया है वहाँ का पीएच, मतलब न्यूट्रल हो गया है पीएच। तो हमारी बॉडी में हमारी जो एपिथेलियल सेल्स होती है, म्यूकोसल सेल होती है, या वॉल ऑफ स्टमक जो होता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी म्यूकोसल लेयर के ऊपर जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो बाइकार्बोनेट रिलीज करती हैं। यदि HCl अंदर आता है और पेप्सिन दोनों अंदर आते हैं तो जो HCl है उससे मिलकर वो CO2 बनाती है और pH 7 कर देती है। और जैसे pH 7 होगा, पेप्सिन कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। और जो इनएक्टिव जो पेप्सिन होगा तो वो अपना जो प्रोटीकोलाइटिक फंक्शन होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला फंक्शन है, वो छोड़ देगा, वो नहीं कर पाएगा, जिससे आपकी जो सेल है ऑटो डाइजेशन से बच जाएगी और आपके स्टमक हमेशा हेल्दी बनी रहेगी। तो जो गैस्ट्रिक जूस है वो क्या कर रहा है? आपके जो स्टमक की जो वॉल है, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा लेयर है, उसको डैमेज होने से बचाता है, खाना से भी, फूड मटेरियल से भी, और अपने HCl एंड पेप्सिन से भी बचाता है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट काम करता है। इस तरीके से वो हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है और हमारी बॉडी को ये बचाता है। ठीक, आगे बात करेंगे, लास्ट एक और है इसका, 4th नंबर का हम बात करेंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर, तो आपको बता दूं मैं कि स्टमक में एक इम्पॉर्टेंट टाइप का इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस होता है, और ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये प्रोड्यूस होता है पैराइटल सेल्स से। ये जो पैराइटल सेल्स होती हैं ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स को रिलीज करती हैं, और ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है ये क्या करता है? एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। जो भी हम विटामिन B12 खाते हैं उसको बॉडी के अंदर मूव करवाना है, तो उसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए उस विटामिन B12 को पहले किससे मिलना पड़ेगा? इंट्रिंसिक फैक्टर से मिलना पड़ेगा। इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ उसको क्या बनाना पड़ेगा? कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। और जो इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स फाइनली क्या होगा? हमारे हाथों से एब्जॉर्ब होगा। तो हमारी हाथों से, इंटेस्टाइन से विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराने के लिए वहां पर होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इतने इम्पोर्टेंट काम करता है हमारा गैस्ट्रिक जूस, या हम बोलेंगे हमारा स्टमक जो है, पहले डाइजेस्टिव फंक्शन करता है, प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है, दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिम्स को किल करता है, ठीक है, HCl के पीएच के द्वारा, फिर हमारी बॉडी को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है एंड ऑटोरेशन से बचाता है, एंड लास्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर जो है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है फंक्शन ऑफ स्टमक या फंक्शन ऑफ जो गैस्ट्रिक जूस का। ठीक।